Hello everyone. Today we'll study a lesson in English of class 9th in the Kingdom of Fools part 2. Because this first part we had already covered in our previous video. So today we'll start the remaining part of this chapter in the Kingdom of Fools written by A.K. Ramanujan. You are right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. So the king was satisfied with the bricklayer's explanation and he was convenienced with him. He tells him that the case is very complicated and will not be able to solve it so easily. So he ordered his messenger to get that dancing girl. जो राजा है वो क्या कहता है कि भाई हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये इस केस में जिसका हाथ है वो है डांसिंग गर्ल और ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा, मतलब मामला ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, इसलिए हमें इसके अच्छे से जांच पड़ताल करनी होगी। और इतना जो ये केस है जो कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसको जज करना इतना आसान नहीं है। तो जाओ, वो अपने मैसेंजर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस डांसिंग गर्ल को पकड़ कर लाओ जहाँ कहीं भी वो रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो डांसिंग गर्ल जो कि अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी वो उस कोर्ट के अंदर कांपते हुए, ट्रैम्बलिंग मीन्स शिवरिंग, कांपते हुए वो उस कोर्ट के अंदर आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो एंड वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल डिड यू सी हिम। अब राजा उस डांसिंग गर्ल से जो कि एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी उसे पूछता है कि क्या तुम बहुत सालों पहले इस गली में बार बार घूम रही थी जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था, तो क्या तुमने इसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया, क्या तुमने इसे देखा था। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। अब वो डांसिंग गर्ल वो हाँ भर लेती है, वो कहती है कि हाँ मैंने इसे देखा था, मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेस जिंजलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट अ बेड वॉल। अब राजा कहता है कि तुमने पूरे दिन उस गली में इतने चक्कर लगाए और तुम्हारे एंकलेट्स के जो जिंजलिंग साउंड था उससे इस बेचारे आदमी का जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। तुम यंग हो, तुम यंग थी उस टाइम और तुमने इसके माइंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जिसके कारण इसने एक बहुत ही खराब दीवार बनाई। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man and you will have to be punished. अब जो राजा है वो कहता है कि due to this he could not do his work properly, so he built a bed wall which fell on the thief and he was killed it. So it was because of her that the thief died and she would be punished with the death. कि राजा कहता है कि इसके कारण वो जो दीवार उसने बनाई वो एक दीवार एक बेचारे चोर पर गिर गई और जिसके कारण वो वहाँ मर गया। तो तुमने एक बहुत ही इनोसेंट से आदमी को मारा है और इसके लिए तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। She thought for a minute and said, My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel and he made so many excuses, said he would give it to now and he would give it then, and so on all the day. अब वो जो डांसिंग गर्ल है वो थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए सोचती है और फिर वो अपना जो ब्लेम है वो ट्रांसफ़र कर देती है किसी दूसरे आदमी पर। वो कहती है कि मेरे मालिक थोड़ा रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए, मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि मैं उस दिन गली में बार बार क्यों घूम रही थी, क्योंकि मुझे गोल्ड स्मिथ की शॉप पर जाना था, क्योंकि मैंने उसे कुछ गोल्ड दिया था अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए और ही वॉज अ स्काउंड्रल। स्काउंड्रल मीन्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन, स्काउंड्रल मीन अ डिसऑनेस्ट पर्सन और वो एक बहुत ही डिसऑनेस्ट पर्सन था
और वो बहुत सारे बहाने बना रहा था मेरी ज्वेलरी ना बनाने के लिए, कि कभी वो ज्वेलरी उस टाइम देगा या फिर वो तब देगा। तो इस तरह से वो काफ़ी बहाने बना रहा था। So due to this, he had to go to his house at least a dozen times. He made so many excuses and said he would give it now and he would give it then and so on all the day, and he made me walk up so on all the day, and he made me walk up and down to his house a dozen times. Means उसने उसे उसके घर पर लगभग कई बार यानी कि दर्जनों बार उसे उसके घर पर जाना पड़ा। That was when this bricklayer saw me, and it is not my fault, my lord, it is the damned goldsmith fault. अब उसके बाद वो डांसिंग गर्ल कहती है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है माय लॉर्ड, ये तो उस गोल्डस्मिथ का सारा दोष है जिसके कारण से मुझे उस गली में बार बार जाना पड़ा था। Poor thing. She is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get that goldsmith wherever he is hiding at once. Now the king says the poor dancing girl was totally right, and he thought a lot and finally said that now they knew the real culprit was, and he ordered to bring the goldsmith. कि राजा कहता है कि हाँ, ये जो बेचारी जो डांसिंग गर्ल है ये बिल्कुल सही कह रही है, और अब उन्हें ये पता चल गया है कि जो रियल कल्प्रिट है वो वास्तव में कौन है। रियल कल्प्रिट कौन है यहाँ पर? वो गोल्डस्मिथ, और वो जहाँ कहीं भी छिपा हुआ है उसे तुरंत पकड़ कर लाया जाए। So the king bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब राजा के जब मैसेंजर, राजा के जब सोल्जर्स उस गोल्डस्मिथ को पकड़ते हैं, उसकी तलाश करते हैं जो कि अपने दुकान के कॉर्नर में छिपा हुआ था, और जब उसे ये पता चलता है कि उसके खिलाफ दोष लगाया गया है, उसके ऊपर दोष लगाया गया कि भी उसे अपराधी माना जा रहा है, तो उसके पास भी अपनी एक स्टोरी होती है बताने के लिए, क्योंकि उसे पता है ये राजा मूर्ख है, और ये जैसे उसे बातें बताई जाएंगी, जैसे उसे कहा जाएगा, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो डिसीजन है वो वैसे ही देगा। My lord, he said, I am a poor goldsmith, and it's true, I made the dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they would not wait. You know how impatient rich merchants are. अब वो गोल्डस्मिथ राजा को अपनी एक्सप्लेनेशन देता है। वो कहता है कि जो डांसिंग गर्ल है वो शी वॉज राइट, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आई मेड द डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। आज ये भी सच है कि मैंने उस डांसिंग गर्ल को बहुत बार अपने घर पर आने के लिए मजबूर किया, क्योंकि और मैंने उसे बहुत सारे बहाने भी बनाए क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी टाइम पर पूरा नहीं कर पाया। मुझे रिच मर्चेंट के ऑर्डर्स पूरे करने थे क्योंकि उनके घर में शादी आने वाली थी और वो वेट नहीं कर पा रहे थे। एंड यू नो माई लॉर्ड हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। और आप तो जानते ही हैं कि जो रिच मर्चेंट्स होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं। दैट्स वाई द डांसिंग गर्ल्स वर्क वॉज गेटिंग डिलेड। सो हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु kept you from finishing the poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayers, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? अब राजा पूछता है कि वो रिच मर्चेंट, द किंग आस्क्ड द गोल्डस्मिथ टू नेम द रिच मर्चेंट, कि उस रिच मर्चेंट का नाम बताओ जिसके कारण, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस whose wall had fallen। और वो जो रिच मर्चेंट था वो कोई नहीं था, कोई दूसरा नहीं था, वो वही मर्चेंट था जिसके घर की दीवार उस चोर पर गिर गई थी। तो राजा उससे बार बार पूछता है कि मुझे उस आदमी का नाम बताओ, उस रिच मर्चेंट का नाम बताओ जिसके कारण ये बेचारे डांसिंग गर्ल को बार बार
उस गली में चक्कर लगाने पड़े, जिसके कारण उस बेचारे ब्रिकलेयर का ध्यान उसकी तरफ गया, जिसके कारण उसने एक बुरी सी एक ख़राब क्वालिटी वाली दीवार बनाई, जिसके कारण वो एक बेचारे चोर पर गिर गई और चोर पर गिरने के बाद वो बेचारा मर गया। तो मुझे उस रिच मर्चेंट का नाम बताओ। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house, whose wall had fallen, and now justice had come full circle. Thought the king. Back to the merchant. When he was duly summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me but my father who ordered the jewelry, and he is dead. I am innocent." अब जो गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया तो ये कोई दूसरा नहीं था, ये वही उस घर का ओरिजिनल ऑनर था जिसकी दीवार गिर गई थी। अब राजा सोचता है कि हाँ, अब तो न्याय इस व्यक्ति को मिलकर ही रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पहुंच चुका है। सो वो रिच मर्चेंट के पास वापस जाते हुए कहता है, जब वो बस केवल उसे कहता है कि उसे पकड़कर लेकर आया जाए कोर्ट के अंदर, तो तब जब उसे लेकर आया जाता है कोर्ट के अंदर तो वो चिल्लाते हुए वहाँ पहुँचता है और वो कह रहा होता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे फादर थे जिन्होंने उस ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था और वो मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively, "It's true, your father, that true murderer, he is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die." अब राजा अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता, उनकी सलाह लेता है और वो इस डिसीज़न पर पहुंचता है कि ये सच है कि वास्तव में जो मर्डरर है वो कौन है, वो उस रिच मर्चेंट का फादर है जो कि अब मर चुका है, लेकिन अब किसी को तो उसकी जगह पर पनिश किया ही जाएगा। और फिर वो उस रिच मर्चेंट से कहता है कि तुमने अपने क्रिमिनल फादर की हर एक चीज़ को इनहेरिट किया है, हर एक चीज़ तुम्हें उसकी मिली है, तो हिज रिचेज़ एज वेल एज हिज सिंस, तो जब तुम्हें उसके रिचेज़, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी धन संपत्ति जब तुम्हें उसकी इनहेरिट की है, तो उसके सिंस, उसने जो पाप किए हैं उसका भुगतान कौन करेगा। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मुझे तो ये पहले ही पता चल गया था, जब तुम पहली बार जब दरबार में आए थे तो मेरी नज़रें तो पहले से ही तुम्हारे ऊपर थी। आई नो दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, और मुझे तो पहले से ही पता था कि इस हॉरिबल क्राइम की जड़ कौन है, वो तुम ही हो। एंड यू मस्ट डाई, और तुम्हें मरना होगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on that stake. So he appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब जब राजा ने ऑर्डर दिया कि उस मर्चेंट के लिए एग्जीक्यूशन के लिए एक नया स्टेक, एक नया वेपन तैयार किया जाए, तो जैसे ही वो उसके लिए स्टेक या एक नया वेपन तैयार करने लगे, उसे तेज़ करने लगे, और तब जब बिल्कुल उस क्रिमिनल को फांसी दी ही जाने वाली थी, जब उसे तैयार किया जा रहा था, तो तब उन्हें उसके मिनिस्टर को ऐसा लगा कि जो रिच मर्चेंट है वो इस स्टेक में प्रॉपरली उसको प्रॉपरली जो है एग्जीक्यूशन नहीं दी जाएगी, उसको प्रॉपरली फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, क्योंकि जो वो रिच मर्चेंट था वो उस स्टेक में प्रॉपरली फिट नहीं आ रहा था, वो बहुत पतला था। इसीलिए राजा के मंत्रियों ने राजा को इस बारे में अवगत कराया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और जो राजा था वो भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया कि अब फांसी किसको दी जाएगी। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent. अब सारे
आश्चर्य में पड़ गए, सारे हैरान हो गए कि अब ये मर्चेंट को तो फांसी नहीं दी जा सकती। तो राजा भी ये सोचने लगा कि अब उनको जो चाहिए, उनके माइंड में जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था, जो उनको बार बार परेशान किया जा रहा था, वो ये था कि अब उन्हें एक ऐसे मोटे आदमी की तलाश करनी होगी जो कि उस स्टेक में फिट आ सकता है। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट, और उसके सर्वेंट्स को, राजा के सोल्जर्स को, उनके सर्वेंट्स को नगरी के अंदर भेजा गया एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जो कि उस फांसी के फंदे में फिट आ सकता था, जो कि मोटा होना चाहिए था। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तभी उन सैनिकों की नज़र उस शिष्य पर पड़ी, गुरु के उस शिष्य पर पड़ी जो कि यहाँ पर कई महीनों से बनाना, राइस, वीट और घी खा खा कर मोटा हो गया था। What I have done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree. Decree means order. Decree का मतलब होता है जो order होता है. That we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. अब जब उस डिसिपल को वो लोग पकड़ने लगे तो वो चिल्लाने लगा कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तब राजा के जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा, हाँ ये सच है कि तुम सन्यासी हो, तुम इनोसेंट हो, लेकिन ये तो एक शाही, रॉयल मीन्स जो शाही फरमान है, ये तो शाही आदेश है कि हमें एक ऐसे मोटे आदमी को पकड़ कर लेकर जाना है जो कि उस स्टेक में फिट आ सके। और फिर ये इतना कहकर उसे उस एग्जीक्यूशन वाली जगह पर लेकर पहुंच गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, एंड व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। अब जब वो उसे पकड़कर राजा के सामने उस एग्जीक्यूशन वाली जगह पर लेकर गए तो तभी उसे अपने वाइस गुरु के वो वर्ड्स याद आ गए जो उसने जाते हुए कहे थे कि ये जो नगरी है ये मूर्खों की नगरी है, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला होगा। और जब वो मौत का इंतज़ार कर रहा था, जब उसे फांसी दी जाने वाली थी, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसे अपने मन ही मन में अपने गुरु को याद किया, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और वो बार बार उसे प्रे करने लगा कि वो उसकी आवाज़ सुने, जहाँ कहीं भी हो वो यहाँ पर आकर उसकी मदद करे। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन and he had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. So here the guru could visualize the disciple's message due to his magical power, and he could see everything. He could see the future, the present and the past, and he could see everything in the vision. कि जो गुरु था उसे अपने शिष्य की आवाज़ सुनाई दी क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स थी, उसके पास उसके डिसिपल का मैसेज पहुंच गया क्योंकि वो हर एक चीज़ को देख सकता था, वो फ्यूचर देख सकता था, वो प्रेजेंट देख सकता था, वो पास्ट देख सकता था। इसका मतलब कहने का ये है कि वो हर एक चीज़ अपने विज़न के अंदर देख सकता था। So he arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. So here scrap का मतलब होता है कि हम अपने आप को एक ऐसी मुसीबत के अंदर जब हम फंसा लेते हैं, a difficult situation that one has got into. So the guru arrived there to save his disciple, and the disciple was trapped in a difficult and serious situation. So they were about to execute him along, although he had not done anything wrong. कि राजा ने उसे फांसी पर लटकाने का ऑर्डर दिया, और जब उसके शिष्य को फांसी दी जाने वाली थी, उसे जो है मौत की सज़ा देने जा रहे थे वो, तो तभी गुरु वहाँ अपने शिष्य को बचाने पहुँच गए, जिसे कि उसी टाइम जो है एग्जीक्यूशन दिया जाने वाला था।
हालांकि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था। सो द गुरु केम टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम द सिचुएशन। तो तभी जो गुरु है वो अपने शिष्य को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? जैसे ही गुरु वहाँ पहुँचे, अपने डिसिपल से मिले, अपने शिष्य से मिले, वो उसे डांटने लगे क्योंकि उसने उसकी जो बात है वो नहीं मानी थी, उसे ओबे नहीं किया था। सो एंड वो वहीं पर वापस वहीं पर रह गया था, जबकि उसके जो शिष्य जो उसका जो गुरु था वो वहाँ से चला गया था। तो उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। The guru tried to trap the king in his words and he asked him who was greater between a guru and his disciple. अब गुरु ने उस मूर्ख राजा को अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश की और उससे पूछा कि एक गुरु और शिष्य के बीच में से महान कौन सा है। एंड द किंग रिप्लाइड, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तो जब राजा ने ये जवाब दिया कि तुम ये क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछते हो, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है कि गुरु ही सबसे महान होता है, सबसे बड़ा होता है। तो गुरु उस राजा को अपने शब्दों के जाल में फंसा लेता है और वो कहता है कि अगर मैं बड़ा हूँ तो मुझे पहले फांसी दो, मुझे पहले मौत की सज़ा दो, मेरे शिष्य को मेरे बाद मौत की सज़ा देना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first! You brought me here first, so put me to death first, not him." अब शिष्य को सारी बातें समझ में आ गई कि वास्तव में जो उसका गुरु है वो आखिर में क्या करना चाहता है और वो क्या समझाना चाहता है। सो ही बिगेन टू क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है टू इंसिस्ट ऑन समथिंग, किसी भी बात पर जोर देना, दबाव देकर कहना। तो वो भी इस बात पर जोर देकर कहने लगा कि पहले मुझे सज़ा दी जाए, तुम मुझे यहाँ पर पहले लेकर आए हो तो तुम्हें मौत की सज़ा भी मुझे ही पहले देनी होगी, इन्हें बाद में देनी होगी। So the guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die?" "We chose him because we needed a fat man for the stake." अब जब गुरु और शिष्य इस तरह से झगड़ा करने लगे कि कौन पहले जो है मौत की सज़ा किसको पहले दी जाएगी, कौन पहले फांसी चढ़ेगा, तो ये सब देखकर जो राजा थे वो हैरान हो गए उनके इस व्यवहार को देखकर। तो तब उन्होंने गुरु से पूछा कि तुम यहाँ पर मरना क्यों चाहते हो? हमने तो इसे इसलिए इसका चुनाव किया है क्योंकि हमें एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी फांसी चढ़ाने के लिए, इसीलिए हम इसे फांसी चढ़ाना चाहते हैं। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा कि आपको मेरे से ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, मुझे पहले फांसी दो। गुरु ने जवाब दिया, वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। जब वो राजा उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो गुरु इसका आंसर देता है कि इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है, इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। और द गुरु रिफ्यूज टू रिप्लाई एंड ही सेड दैट ही वांटेड टू डाई बिफोर हिज डिसिपल डाइड। और उसने ये कहा कि वो अपने शिष्य से पहले मरना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर द गुरु वांटेड टू डाई बिफोर द डिसिपल एंड ही वाज सो ईगर टू डाई। और वो कहता है कि देयर वाज सम मिस्ट्री बिहाइंड इट, कि इसके पीछे कुछ मिस्ट्री है, एंड देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट, और इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, asked the guru, and the king gave him solemn word. अब गुरु उससे पूछता है कि विल यू प्रॉमिस, कि क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो, मुझे वादा देते हो कि अगर मुझे तुम मौत की सज़ा दोगे तो मैं तुम्हें ये ज़रूर बताऊंगा, मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। द किंग गेव हिम हिज solemn word. अब जो किंग है वो उस गुरु को प्रॉमिस देता है, अपना वादा देता है। एंड देन गुरु टुक हिम
took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. The stake is the stake of the God of justice, and it's new, and it has never had a criminal on it." अब गुरु राजा को एक तरफ लेकर जाता है और उसे धीरे धीरे बताता है कि क्या आप जानते हैं कि हम दोनों यहाँ पर क्यों मरना चाहते हैं? क्योंकि हमने पूरी संसार की सैर की है, हम पूरी दुनिया घूमे हैं, लेकिन हमने आपके जैसी नगरी और आपके जैसा राजा कभी नहीं देखा। और ये जो स्टेक है, ये द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस है, और ये बिल्कुल नया है और इस पर अभी तक किसी भी क्रिमिनल को नहीं मारा गया है। सो whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। और उसके बाद वो कहता है कि जो भी कोई स्टेक पर मरता है या मरेगा तो वो आगे इस किंगडम का राजा बनकर जन्म लेगा। एंड बाय टेलिंग ऑल दिस ही इज ट्राइंग टू ट्रैप द किंग। और ऐसा सब कहकर वो उस राजा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा। And whoever goes next will be the future minister of this country, and we are sick of our ascetic life. It would nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first remember। उसके बाद गुरु राजा को कहता है कि जो दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर फांसी चढ़ेगा वो आगे जाकर फ्यूचर के अंदर इस कंट्री का, इस देश का मिनिस्टर बनेगा, इस किंगडम का मिनिस्टर बनेगा। और हम अपनी इस एस्थेटिक लाइफ मीन्स अपने सन्यासी जीवन से हम तंग आ चुके हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम इस देश के कुछ टाइम के लिए राजा और मिनिस्टर बन सकें। नाउ कीप योर वर्ड, ना अब अपना वादा पूरा करो मेरे माय लॉर्ड, और हम लोगों को मौत की सज़ा दो, और याद रखना कि मुझे पहले आपको जो है फांसी चढ़ाना है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब राजा ये सुनकर विचारों में खो गया कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और वो अपने साम्राज्य को किसी दूसरे के हाथ में अगले जन्म में देकर खुश नहीं था, वो नहीं देना चाहता था। सो ही नीडेड टाइम, तो उसे टाइम की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। इसलिए उसने एग्जीक्यूशन का जो टाइम था वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन करने का आदेश दिया, स्थगित करने का आदेश दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और इस बारे में अपने मंत्रियों से सलाह ली। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। फिर वो अपने मंत्रियों से कहता है कि क्या ये हमारे लिए सही रहेगा कि हम हमारी नेक्स्ट लाइफ के अंदर अपने साम्राज्य को किसी दूसरे के हाथों में सौंप दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल रिबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो क्यों ना हम खुद ही फांसी के फंदे पर क्यों ना झूल जाएं, क्यों ना हम फांसी के फंदे पर खुद क्यों ना चढ़ जाएं, क्योंकि अगले जन्म में तो हम फिर से राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। एंड होली मैन डोंट टेल लाइज। और ये जो होली मैन होते हैं, जो ये सन्यासी आदमी होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। ही सैड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। इस तरह से राजा ने अपने मंत्रियों से कहा और सारे मंत्री सहमत हो गए। So he told the executioners, "We will send the criminals tonight, and when the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake." अब राजा अपने एग्जीक्यूशनर्स को, जो जल्लाद होते हैं, उनको कहता है कि आज रात हम तुम्हारे पास क्रिमिनल्स भेजेंगे, और जो पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा, जो आता है, उसे तुम्हें पहले मौत की सज़ा देनी है, और ऐसा ही तुमने दूसरे आदमी के साथ करना है। ये मेरे आदेश हैं, और इनको ओबे करने में, इनको पालन करने में तुम्हें किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। That night the king and the minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed। उस रात राजा और उसके मंत्री वो सारे जो है सीक्रेटली
सीक्रेटली मीन्स गुप्त तरीके से उस प्रिजन के अंदर, उस जेल के अंदर गए और वहाँ जाकर उन्होंने उस गुरु और शिष्य को रिलीज़ किया, फ्री किया उनको। उसके बाद उनकी वेशभूषा, जो उनके कपड़े थे, वो उन्होंने पहन दिए और अपने आप को अपने लॉयल सर्वेंट्स के हाथों सौंप दिया। एंड वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उन दोनों को अच्छे तरीके से क्या कर दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई उनके सर्वेंट्स के द्वारा। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures to the people panicked. जब उनके डेड बॉडीज़ को टू बी थ्रोन, उनको जब फेंका गया क्रोज और वल्चर्स के सामने, तो उस नगरी के लोग ये देखकर घबरा गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister, and the city was in confusion. वो ये देखकर हैरान हो गए कि उनके आंखों के आगे उनके राजा और मंत्रियों की लाशें पड़ी हुई थी और पूरी की पूरी नगरी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave the town unnoticed. वो पूरी रात इस बारे में शोक मनाते रहे, विलाप करते रहे और ये सोचते रहे कि उनके साम्राज्य का फ्यूचर, उनका भविष्य कैसा होगा। तो तभी कुछ लोगों को उस गुरु और शिष्य के बारे में विचार आया और उन्होंने उनको जाते हुए पकड़ लिया, जब वो उस नगरी को चुपचाप बिना किसी के नोटिस किए जब उसको छोड़कर जाने की तैयारी में थे। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. तब उनमें से किसी ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। एंड अदर्स एग्रीड, और दूसरे भी इस बात से सहमत हो गए। दे बैक द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने उस गुरु और शिष्य से बैग्ड का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, उनसे प्रार्थना की, वो गिड़गिड़ाने लगे कि आप हमारे साम्राज्य का राजा और मंत्री बन जाएं। एंड इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल। परसुएड का मतलब होता मनाने में, कि उन्हें कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने पड़े उस शिष्य को मनाने में। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन उस गुरु को मनाने में उन्हें काफ़ी टाइम लग गया। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉस। आखिरकार वो दोनों उस मूर्खों के साम्राज्य के राजा और मंत्री बनने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि अगर वो राजा और मंत्री बनते हैं तो वो पहले के जितने भी पुराने जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको वो चेंज करेंगे। From then on, night would again be night and the day would again be day, and you could get nothing for a dudu. It became like any other place. उस दिन के बाद से जब वो गुरु और शिष्य राजा और मंत्री बन गए, तो उस दिन के बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट, कि नाइट जो है अब फिर से नाइट बन गई थी। एंड द डे वुड अगेन बी डे, यानी कि जो डे के काम होते थे वो अब डे के अंदर ही होंगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुड्डू, और तुम्हें यानी कि उस नगरी के अंदर अब एक डुड्डू के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये प्लेस, ये किंगडम, ये नगरी भी दूसरी नगरी के जैसे ही हो गई। कहने का मतलब इस नगरी के अंदर भी दूसरे नगरी की तरह ही रूल रेगुलेशंस चलाए जाने लगे। वहाँ पर भी सेम कानून थे, वहाँ पर भी लॉज एक जैसे थे। जैसे पहले थे कि दिन को रात में चेंज कर दिया गया था, रात को दिन में चेंज कर दिया गया था, अब ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं था। सभी चीज़ों की कीमत एक जैसी नहीं थी, और वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक डुड्डू के अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। तो बेटा ये था आपका चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। So we'll meet in a next video with a new topic. So bye and have a nice day.